वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ पैराबोला ये टॉपिक का यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। द जेट travels a horizontal distance of 7.5 meter from the point of discharge and falls on the ground. Trace the path of jet and name the curve. तो चलो हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। अभी तक ये प्रॉब्लम जितने बार भी रिपीट हुआ है, हमेशा ये प्रॉब्लम रिपीट होते रहता है, तो एज इट इज रिपीट होता है। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है, एज इट इज, मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं, ना लेंथ ना एंगल, सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा है 45 डिग्री, हमेशा 45 डिग्री एंगल के साथ 7.5 मीटर के लेंथ के साथ ही आता है हमेशा। इसका मतलब अगर ये फिर से रिपीट हुआ तो एज इट इज आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सॉल्यूशन घर से ही ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आसानी से ड्रॉ कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पहचानना है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी टॉपिक का नाम दिया नहीं है। मतलब ये एलिप्स, कहीं पे भी देखो एलिप्स लिखा है क्या? नहीं। कहीं पे भी पैराबोला लिखा है क्या? नहीं। हाइपरबोला लिखा है क्या, या और कोई दूसरे कर्व के बारे में लिखा है क्या? नहीं। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है और कौन से मेथड से ड्रॉ करना है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही अंडरस्टैंड करना है, खुद ही डिसाइड करना है कि ये कौन से टॉपिक का है और आपको इसको कौन से मेथड से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जहां तक हमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फाउंटेन जेट, यहां पे इसको कैसे डिसाइड करना कि ये कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम है, देखो हम आपको पहले ये बता देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है ये अ फाउंटेन जेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये फाउंटेन जेट क्या होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता होता है फाउंटेन जेट क्या होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी गार्डन में अगर आप गए हैं, तो कोई भी गार्डन में जब आप जाते हैं तो वहां पे फाउंटेन होता है ना, तो फाउंटेन का जैसे ये फाउंटेन का नोजल वगैरह होता है ना, तो फाउंटेन जो होता है, फाउंटेन से जो वाटर, फाउंटेन जेट बोला है मतलब फाउंटेन से जो वाटर यहाँ से निकलता है, देखो यहाँ से फाउंटेन से यहाँ से वाटर निकलेगा, मतलब यहाँ से वो डिस्चार्ज होगा और ऐसे वो वाटर ऐसे पाथ में ट्रेवल करेगा और ऐसा नीचे गिरेगा, इधर फॉल होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फाउंटेन जेट, मतलब ये जो फाउंटेन जेट है, ठीक है ना, अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंगल क्या है? 45 डिग्री टू द ग्राउंड। इसका मतलब ये जो फाउंटेन जेट जो वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है, ये वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो वाटर ग्राउंड के साथ, मतलब ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये फाउंटेन जेट जब वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है तो ये वाटर ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे लिखा है द जेट ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। इसका मतलब ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि ये फाउंटेन जेट जो वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है, ये वाटर ऐसा पाथ ट्रेस करते हुए यहां पे फॉल हो रहा है और यहां से, मतलब ये पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज से ये पॉइंट ऑफ फॉल तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 7.5 मीटर। ये है पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, ये है पॉइंट ऑफ फॉल। यहां से वाटर डिस्चार्ज हुआ और यहां पे आके गिर गया। इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये 7.5 मीटर का है, जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब आगे बोला है ट्रेस द पाथ ऑफ जेट, जेट के पाथ को ट्रेस करो। इसका मतलब यह है कि हमें ये पाथ को ट्रेस करते हुए एक कर्व ड्रॉ करना है और आगे बोला है नेम द कर्व, कर्व का नाम दो। तो बताओ हमें कि ये कौन सा कर्व हुआ, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ में गया है ये पैराबोलिक पाथ है। ये पाथ को क्या बोलते हैं? ये पैराबोलिक पाथ है। इसका मतलब ये है कि हमें इनडायरेक्टली पैराबोला ड्रॉ करना है, मतलब ये पैराबोला का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पहली बात तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हैं कि ये पैराबोला है क्या है, कि हाइपरबोला का है या और कोई है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कुछ वर्ड्स का मीनिंग निकालना है, ऐसा कुछ रफली ड्रॉ करके देख लेना है, आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये पैराबोला का क्वेश्चन है, ये कंफर्म है, हमें पैराबोला ड्रॉ करना है।
तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना, अब ये डिसीजन आपका है। 2-3 मेथड होते हैं, जैसे पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड या पैराबोला बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, नेक्स्ट है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, नेक्स्ट है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। तो इनमें से कोई भी एक मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए जनरली 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक बेस और एक हाइट। पैराबोला का बेस, पैराबोला की हाइट। अब यहाँ पैराबोला का बेस तो हमें पता है, समझ लो पैराबोला का बेस है ये 7.5 मीटर, ठीक है। अब पैराबोला की हाइट तो नहीं पता हमें, पैराबोला की हाइट मतलब ये देखो, ये हाइट हमें पता है क्या, हाइट h। हाइट h तो हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी हाइट के बारे में दिया नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इस बार एंगल दिया है, जबकि इसके पहले भी हमने कुछ पैराबोला के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वे से बेस और हाइट दिया था, फिर हमने उसका यूज करके पैराबोला ड्रॉ किए थे। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं बेस तो दिया है लेकिन हाइट नहीं दिया है। अब आप कहोगे हाइट फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या, हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको हाइट कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको ये 45 डिग्री एंगल का यूज करके ही पैराबोला ड्रॉ करना है। अब कैसे होता है, चलो यहां ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेकिन ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा। क्यों स्केल लेना है? क्योंकि देखो बेस जो है वो मीटर में है। आप अपने ड्राइंग बुक में या जो आप शीट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं वो आप मीटर में थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं, आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेके ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो आपको स्केल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे स्केल लेंगे, हम यहाँ पे स्केल इधर लिख लेते हैं। आपको स्केल एग्जाम में भी लिखना है, ध्यान में रखो। जब कभी भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, सॉल्यूशन जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में स्केल मेंशन करना है। अगर आपने स्केल मेंशन नहीं किए तो आपका आधा मार्क कट हो सकता है, ठीक है। हमेशा स्केल मेंशन करना कंपलसरी है, तो हम यहां लिखेंगे स्केल। अब क्या स्केल लेना है वो देखो। स्केल हमेशा जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर या ड्राइंग स्केचबुक पे जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर में राइट साइड में ऐसा ऊपर आपको स्केल लिखना है, ठीक है। इधर उधर नीचे वगैरह कहीं पे भी स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड में वगैरह इधर उधर नहीं लिखना है, राइट साइड में ऊपर में लिखना है स्केल। अब क्या स्केल लेंगे, तो हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये स्केल लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। उसके अकॉर्डिंग बेस है 7.5 मीटर। अगर बेस 7.5 मीटर दिया है तो स्केल के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सिंपल, बस आपको ये इतना लिखना है, ये लिखने के आधा मार्क मिलता है। अगर आप ये नहीं लिखे तो आधा मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये डायग्राम का काम हो चुका है, इसमें हमें जो भी समझाना था वो हमने समझा दिए। इसमें बस आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, वो क्या, वो ये है कि बेस है 7.5 मीटर और एंगल है 45 डिग्री। उसी का यूज करके आपको पैराबोला ड्रॉ करना है, बाकी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे कुछ टूल्स का यूज करेंगे, स्केल ले लेंगे और प्रोटेक्टर ले लेंगे। तो ये हमने 2 इंस्ट्रूमेंट्स लिए और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हम टूल्स यहाँ पे यूज जो कर रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड पे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के ये टूल्स है, ये रियल टूल्स नहीं है। और इसके थ्रू जो हम लेंथ वगैरह ड्रॉ करेंगे वो रियल एक्चुअल नहीं रहेंगी। मतलब वो अभी जैसे आप देख सकते हैं स्केल यहाँ लिखा है 1 2 3 4, तो ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये कोई दूसरे लेंथ इसमें होंगे, जैसे इंचेस वगैरह में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। तो जो बनेगा इसके थ्रू, जो पैराबोला बनेगा वो एज इट इज वैसा बनेगा, कंपलसरी नहीं है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। चलो ये हमने यहाँ पे सबसे पहले बेस बना देंगे। तो बेस कितना ड्रॉ करना है, तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि 7.5 मीटर का हॉरिजॉन्टल लेंथ जो हमने आपको बताए थे एज अ बेस, तो वो हमें 7.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करना है। तो ये देखो हम यहाँ पे बेस बना देंगे 7.5 सेंटीमीटर का। 1 मिनट, तो ये देखिए यहां से लेके ये हमने बेस बना दिए, ये है 7.5 सेंटीमीटर का बेस, ठीक है। इसको नेमिंग दे देंगे, बेस को हम कहेंगे बेस ए बी। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम यहाँ प्रोटेक्टर लेंगे और ए पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फाउंटेन जेट जो है वो वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये देखिए हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो यहाँ से लेके ये देखो, ये 10 20 30 40 और ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये 45 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन बना देंगे। तो ये हमने 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे एक लाइन बना दी है, ठीक है। यहाँ पे एंगल हम शो करेंगे कि हमने कितना एंगल लिया है। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल लिए हैं,
ओके। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, देखो पैराबोला कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करेंगे अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड यूज करेंगे या रेक्टेंगुलर मेथड यूज करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इसको टेंजेंट मेथड से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, रेक्टेंगुलर मेथड नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर मेथड अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए हाइट की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे पैराबोला का हाइट ही नहीं पता तो हम रेक्टेंगुलर मेथड कैसे यूज करेंगे। आप कहेंगे कि हाइट के लिए एक काम करो, आप कहोगे कि ये ए बी का मिड पॉइंट ले लो और वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा तो हाइट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, वैसे ड्रॉ नहीं होता। कुछ बुक्स में ऐसा दिया भी है, अगर आप चाहते हो तो वैसा बना सकते हैं। जैसे आपके कॉलेज में अगर आपके लेक्चरर अगर आपको कह रहे हैं कि ये ए बी का मिड पॉइंट ले लो, अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे तो ही करना वैसे, हाँ ठीक है, कि ए बी का मिड पॉइंट लेके यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, वहां पे आपको पॉइंट सी मिलेगा, फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना और रेक्टेंगुलर मेथड से कंप्लीट करना। अगर वो ऐसा कह रहे तो ही वो करना। लेकिन ये बहुत ही कम बुक्स में ऐसा दिया है, एक आध बुक्स में ऐसा दिया होगा, हमने देखा था एक बुक में ऐसा। लेकिन हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड का यूज करेंगे और टेंजेंट मेथड में आपको ऐसा नहीं करना है। हम एक काम करेंगे, जैसा हमने ए साइड से 45 डिग्री का एंगल लिए वैसा ही हम बी साइड से भी 45 डिग्री का एंगल लेंगे। देखो दोनों साइड से हम 45 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना देंगे। ये देखो इधर से भी हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मार्क किए हैं और ये एंगल पे अब हम यहाँ पे ये एंगल पे क्या करेंगे, लाइन बना देंगे और एक आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल तैयार हो गया है। नीचे ए बी है, ऊपर जो पॉइंट मिला है क्रॉस सेक्शन पॉइंट, इसको हम कहेंगे पॉइंट सी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। हमने बी पे भी 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिया है, लेकिन आपको इधर एंगल शो करने की जरूरत नहीं है, आपको एंगल सिर्फ एक ही साइड में शो करना है, दोनों साइड में नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पैराबोला अगर आपको ड्रॉ करना है बाय टेंजेंट मेथड, तो सबसे पहली बात तो यह है कि टेंजेंट मेथड क्या होती है आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट मेथड के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने वीडियो बनाए थे। टेंजेंट मेथड में आपको एक ट्रायंगल आपके सामने होता है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल आपके सामने है। आपको क्या करना है, ट्रायंगल के दोनों साइड्स को डिवाइड करना है और रूल ये है कि ट्रायंगल के दोनों साइड्स को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये ट्रायंगल की दो साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। आपको क्या करना है, ये दोनों साइड को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो अभी इसका लेंथ क्या है वो अगर हम चेक करेंगे, देखो अगर हम इसका लेंथ चेक करें कि इसका लेंथ क्या है, जैसे BC का लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो ये कुछ ये 5.2 5.3 ऐसा कुछ लेंथ आ रहा है। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली इसको प्रॉपरली स्केल से डिवाइड करना मुश्किल है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड को डिवाइड करेंगे और हम ये दोनों साइड को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सी से हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे सी से। ये देखो ये कैसे होता है, ये देखो हमने 5 सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन यहां पे ड्रॉ की है। ठीक है, ओके, सी से हमने उधर लाइन ड्रॉ की है 5 सेंटीमीटर की इंक्लाइन। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करो। 5 सेंटीमीटर की लाइन को अगर आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक पार्ट जो है वो 5 mm का आएगा, यानी हाफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको 5 सेंटीमीटर की लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा होगा, देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, ये 8th, ये 9th और वो 10th। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे ये साइड में भी हम 5 सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन एक ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं है, चॉइस आपकी है कि आपको कितने सेंटीमीटर की इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 5 सेंटीमीटर के थ्रू डिवाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी हम 5 सेंटीमीटर की एक इंक्लाइन लाइन हम ये साइड में भी ड्रॉ किए हैं और अब इसको भी हम यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर देखो ये कैसे डिवाइड होता है और फिर कैसे ट्रायंगल के साइड्स डिवाइड होती है वो देखो। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th। तो ये देखिए, और अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्या करना है, इसके बाद
अब ये जो हमने डिवाइड किए हैं इसमें ये जो लास्ट पार्ट है इसको पहले बी से ज्वाइन कर लो, और ये पूरा वर्क आपको फेंट पेंसिल का यूज करके करना चाहिए। देखो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ऑरेंज कलर से, वो आपको फेंट पेंसिल से करना है। ये देखो आपको क्या करना है, ये लास्ट पार्ट पहले आपको बी से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये लास्ट पार्ट पहले हमने बी से ज्वाइन किए, और अब आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके थ्रू पैरेलल लाइंस बहुत आसानी से बनती है। तो देखो स्केल हमने यहाँ पे लास्ट पार्ट को बी से ज्वाइन कर लिया। अब क्या करो, सभी पार्ट्स से आप ऐसी लाइंस ड्रॉ करो, पैरेलल होनी चाहिए सभी पार्ट्स। और पैरेलल ड्रॉ करने के लिए जैसा हमने कहा रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ करो तो बहुत अच्छे से पैरेलल लाइंस बनती है। इससे क्या होगा, ट्रायंगल की जो साइड है वो यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। और ये हम दोनों साइड में करेंगे, इधर भी हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उधर का जो साइड है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उधर भी हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपको वर्क करना है। फिर से हम कह रहे हैं कि रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ करो तो बिल्कुल करेक्टली पैरेलल लाइंस बनती है। तो चलो हम ये पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से ट्रायंगल की दोनों साइड्स को 10-10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा हमने कहा था ट्रायंगल्स के दोनों साइड को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन करके 10-10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग दे देंगे। यहाँ ए है तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 4। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है देखो बताते हैं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नीचे से ऊपर नेमिंग दिए हैं, तो इधर में आपको नीचे से ऊपर नहीं, इसमें आपको ऊपर से नीचे नेमिंग देना है। टेंजेंट मेथड में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड में जो नेमिंग है वो अपोजिट ऑर्डर में होती है। यहाँ पे नीचे से ऊपर दिए तो उसमें ऊपर से नीचे देंगे। देखो 1, 2, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं और उसके वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते पूरे तरह से। ये देखिए तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से नेमिंग दे दिए है। देखो दोनों साइड को हमने 10-10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है, प्लेन स्केल लो या रोलर स्केल लो, जो भी आपको स्केल लेना है कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये 1 और 1 ज्वाइन करना है, फिर 2 और 2 ज्वाइन करना है, 3 और 3 ज्वाइन करना है, 4 और 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 ऐसा आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये आपको सेमी डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। एकदम डार्क पेंसिल यूज मत करना, सेमी डार्क पेंसिल का यूज करना। तो चलो हम ये यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। क्या करना है हमें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ज्वाइन करना है। इसलिए हमने कहा था कि जो नेमिंग है वो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए ताकि आपको ज्वाइन करने में आसानी हो। ये देखो नीचे का 1 ऊपर का 1 हमने यहाँ पे मिला लिए हैं और अब हम यहाँ पे बस लाइंस ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पैराबोला यहाँ पे अपने आप ही बन जाएगा। आपको कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलने वाला नहीं है, आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। डायरेक्टली आपका पैराबोला ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू बन जाएगा। ये देखिए हमने 1, 1 को ज्वाइन करा दिए। अब हम 2, 2 को ज्वाइन करेंगे, फिर 3, 3 को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से पूरा हम ये वर्क कर लेंगे। देखो ये कैसे हम करते हैं और आप भी ड्रॉ करो ये। तो ये देखिए फाइनली हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 सब कुछ हमने ज्वाइन कर लिया है। और इस तरह से यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक कर्व बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये है पैराबोलिक कर्व, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टाइप का क्रॉस सेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्पेशली ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व या बाय यूजिंग फ्री हैंड। नहीं तो इसके पहले कैसे कोई भी आपने जो इसके पहले रेक्टेंगुलर मेथड या ऑब्लॉन्ग मेथड यूज किए होंगे, उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलता है। फिर आप क्या करते हैं, वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट को बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व या बाय यूजिंग फ्री हैंड आप ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। फिर आप उसको डार्क बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट मेथड के कोई भी प्रॉब्लम में आपको कभी भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट नहीं मिलता और कभी भी आपको अलग से अंदर से ऐसा कर्व को अलग से डार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करने को जाओगे तो आपका कर्व खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक क्यों बनता है, वो इसीलिए क्योंकि आपने ट्रायंगल के दोनों साइड को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने ट्रायंगल के दोनों साइड को कम पार्ट में डिवाइड किया तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपका पैराबोला बहुत ही खराब बनेगा। आपका पैराबोला अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा बनना चाहिए तो आपको ये ट्रायंगल के दोनों साइड को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट, मतलब जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करो। जितना ज्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे ना, उतना अच्छा आपका पैराबोलिक कर्व बनेगा।
ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर आपने कम पार्ट्स लिए तो आपका पैराबोला अच्छा नहीं बनेगा। आप चाहे तो रफ में आप यही प्रॉब्लम को ड्रॉ करके देख लो। एक बार ज्यादा पार्ट्स लेके डिवाइड करके आप ड्रॉ करो और एक बार कम पार्ट्स लेके ड्रॉ करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन यहां बन के तैयार है। पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ होने के बाद आपको नीचे में बेस लिखना है, 7.5 मीटर जो दिया हुआ है वो लिखना है, एंगल शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस एट द लास्ट एक और चीज यहाँ पे लिखी थी कि नेम द कर्व, आपको इसको नेम देना है। तो आप पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ होने के बाद नीचे ऐसा लिख सकते हैं, पैराबोला, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहे तो कैपिटल में लिखो, ठीक है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वहां पे मेंशन करो कि ये क्या है, तो ये पैराबोला कर्व है, तो ये हमने यहां लिख लिए। और फाइनली यहाँ पे ये सॉल्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किए ये सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक आ चुका है और एज इट इज क्वेश्चन आता है, कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं। इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, ये स्केल लिखना है। अगर आपने स्केल लिखना भूल गए तो समझ लो आपका आधा या 1 मार्क भी कट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, ये टॉपिक का यूनिवर्सिटी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 3। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।